हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे, हर साल आने वाला क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ इस नियम को बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। यदि आप इसको एक बार पढ़ते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लिखकर आना है, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बहुत आसान भाषा में, यदि आप इसी प्रकार से लिखकर आते हो तो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, आपके नंबर पूरे आने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस नियम को लिख कर आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम, ठीक है। हेडिंग इस प्रकार से बनानी है आपको, कूलाम का नियम। क्वेश्चन आएगा तो हेडिंग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको, सन 1785 में कूलाम ने दो आवेशों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसके अनुसार, ठीक है, ये आपको पंक्ति जरूर लिखनी है। सन 1785 में कूलाम ने दो आवेशों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसके अनुसार, अभी बताएंगे। तो दो आवेश हैं, आवेश आपको पता है दो ही होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो सन 1785 में कूलाम ने दो आवेशों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसके अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जिसके अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। यानी कि दो आवेश हैं, उनके बीच जो बल लगेगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो कूलाम ने ये बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, तो किस प्रकार से निर्भर करता है। नंबर एक नंबर तो करके मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको यह याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसे होता है, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, किसके समानुपाती होता है, ये समझ लीजिए। तो फिर एक बार समझ लो दोबारा से, सन 1785 में कूलाम ने दो आवेशों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसके अनुसार, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक। तो हम इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक। नंबर एक, दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात, ये बात याद रखनी है। आवेश आपको ले लेने हैं Q1 और Q2, ठीक है। दो आवेश लेने हैं, एक को Q1 मान लो और एक को Q2 मान लो, ठीक है। तो दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि दोनों आवेशों के बीच, यानी Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मान लीजिए दो आवेश Q1 और Q2 है, ठीक है। तब जो बल हो जाएगा, आपको पता है बल को F से प्रदर्शित किया जाता है, तो F समानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा, राइट है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट है, यानी कि पहली बात बोली थी उन्होंने कूलाम में, कि दो आवेश है Q1 और Q2, उनके बीच जो बल है वो दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। माना दो आवेश Q1 और Q2 है, तब जो बल होगा ना वो F समानुपाती Q1 और Q2, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा बल, ठीक है। तो ये पहली बात है, इसको समीकरण एक मान लो। क्लियर है बच्चों, इसका आप समीकरण एक मान लो। अब आगे देखते हैं दूसरी बात क्या बोली उन्होंने। दूसरी बात बोली है प्यारे बच्चों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी है और जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, समानुपाती अलग होता है और व्युत्क्रमानुपाती अलग होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा अंतर है, व्युत्क्रमानुपाती में हम बटे में लिखते हैं और समानुपाती में हम डायरेक्ट लिखते हैं सामने। तो देखिए, ये बात बोली, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ r बटे में है, 1/r² है, ठीक है। 1/r², F व्युत्क्रमानुपाती 1/r
स्क्वायर, इसे समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया है आपने इसको, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने दोनों स्टेटमेंट आ गए हैं। ठीक है, आप दोनों स्टेटमेंटों को अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। अब आप इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर लिख दो। ठीक है, इस दोनों स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, अब आप दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपको कूलाम का नियम का सूत्र निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ जो समीकरण 2 है उससे ऊपर समीकरण जो 1 है, इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर, यानी कि जो दो नियम है, इन दोनों नियमों को मिलाकर लिखने पर, इन दोनों नियमों को मिलाकर लिखने पर होगा क्या, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 Q2 नियम 1 है, 1 अपॉन R स्क्वायर, ये बटे में आ गया, समानुपाती की जगह समानुपाती आ गया, F की जगह F आ गया, तो आपने इसको मिलाकर लिख दिया है। ठीक है, मिलाकर लिख दिया है आपने। तो आपको पता है जब कोई समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, ये किसकी जगह आया है, समानुपाती की जगह आया है। ठीक है, ये जो आया है इतना कांस्टेंट होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होता है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपनी जगह है, तो F बराबर समानुपाती को जैसा आपने हटाया तो F बराबर हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र को कहते हैं कूलाम का सूत्र और इस नियम को कहते हैं कूलाम का नियम। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से आपको लिख कर आना है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ लिखा है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है, आप बहुत ही जल्दी इसको याद भी कर लेंगे और लिख कर भी आ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसके बाद देखिए, सूत्र के बाद आपको लिखना है वेयर 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 के घात न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। Q1 Q2 को आवेश लिख देना है और R बराबर आवेशों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, R को क्या माने, आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक, अब आपको लिखना क्या है, देखिए क्वेश्चन भी आ जाता है इसके साथ जुड़ करके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे सदिश रूप नहीं जानते हैं इसका। ठीक है, और जबकि बहुत आसान होता है, और सदिश रूप बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो ये विकल्पों में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका सदिश रूप जरूर आप याद कर लो। ठीक है, क्योंकि सदिश रूप आ जाता है, विकल्पों में भी आ जाता है, वैसे भी आ जाता है। ठीक है, तो हम इसका सदिश रूप निकालने वाले हैं। देखिए सदिश रूप निकालेंगे इसका कूलाम के नियम का। तो कूलाम का नियम क्या आया था प्यारे बच्चों, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप बोलेंगे इसको। ठीक है, सदिश रूप, वेक्टर का मतलब होता है सदिश रूप। तो F वेक्टर, अब वेक्टर निकालना है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, F वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना तो आपने ये लिख दिया, लेकिन यहाँ पर गुणा में जब यहाँ पर कैप, यहाँ पर वेक्टर आएगा तो यहाँ आ जाएगा R कैप। ठीक है, इसे बोलते हैं आर कैप, ये बात ध्यान रख लेना। ये आपको एफ का मान रख दिया आपने, ठीक है, लेकिन इसके गुणा में क्या आ गया, आर कैप आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तभी आप लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। तो देखिए आपने समझ लिया कि एफ वेक्टर पर 4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए गुणा में आर कैप लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको वेक्टर लिख देना है, लेकिन आपको ये याद रखना बट आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन आर, ये बात याद रखना है। ये मैथमेटिक्स में भी आपको बताया गया होगा, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात याद रख लो बस, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आर कैप का मान यहाँ पर रख दो आर कैप की जगह। ठीक है, आर कैप का मान कहाँ रख दो, आर कैप की जगह रख दो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म आ जाएगी इसकी, गुलाम की नियम की। तो एफ वेक्टर बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर गुणा आर वेक्टर अपॉन आर गुणा आर वेक्टर अपॉन आर। एफ वेक्टर बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर गुणा आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ ये जो आर वेक्टर अपॉन आर है, ये किसकी जगह रखा आपने, आर कैप की जगह, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। ठीक है मेरे बच्चों, तो एफ वेक्टर बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर की घात 3, क्या हो जाएगा, आर के घात 3। देखो ये आर आर स्क्वायर, आर की गुणा आर स्क्वायर से करोगे तो आर के घात 3 हो जाएगा।
तो आर वेक्टर की ही जगह रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वेक्टर रूप आया है एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r की घात 3 आर वेक्टर, इसे कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। प्यारे बच्चों, इससे आप जरूर याद कर लो। ठीक है, ये नया है, ये मैंने अपने हाथों से आपको लिखकर समझा रहा हूँ, इसलिए जरूर समझ लीजिए, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका वेक्टर रूप किस प्रकार से आपको लिखकर आना है। ठीक है, तो बच्चे इस सूत्र को समझ नहीं पाते हैं। जो इससे पिछला वाला सूत्र था, यानी कि ये वाला सूत्र, वो इसी को समझते हैं कि कूलाम का नियम, लेकिन वेक्टर रूप नहीं लिख पाते। तो अब आपको वेक्टर रूप भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे लिखना है, इसके आगे लिखना है, यह कूलाम के नियम का सदिश रूप कहलाता है। क्या लिखना है? यह कूलाम के नियम का सदिश रूप कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम ये समझ लेते हैं कि Q1 Q2 समान है, यानी कि आवेश समान है, तो तब क्या होगा? आवेश विपरीत है, तो तब क्या होगा? ठीक है, तो इसको भी देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, यदि दोनों आवेश Q1 Q2 ऋणात्मक है या धनात्मक है, तब यह बल धनात्मक होगा तथा दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समझ में आया नहीं? यदि दोनों आवेश Q1 और Q2 ऋणात्मक, यानी कि दोनों के ऊपर माइनस माइनस चार्ज है, ठीक है, या धनात्मक, ये दोनों ऊपर प्लस प्लस का चार्ज है, तब यह बल धनात्मक होगा, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, भगाएंगे एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से, एक दूसरे की ओर को आने नहीं देंगे, ये पास पास नहीं आएंगे, एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यदि आवेश समान है, ऋणात्मक है तो भी, धनात्मक है तो भी। ठीक है, अब लिखना है, यदि दोनों आवेश, ठीक है, यदि दोनों आवेश पर विपरीत आवेश हो, अर्थात यदि एक आवेश धनात्मक और एक आवेश ऋणात्मक हो, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों विपरीत हो, तब यह बल ऋणात्मक होगा, अर्थात आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर को खींचेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर को खींचेंगे। ये इस प्रकार से आपको लिखकर आ जाना है प्यारे बच्चों। ये बात समझ में आ गई? फिर दोबारा समझो, यदि दोनों आवेश Q1 Q2 ऋणात्मक है या धनात्मक है, तब यह बल धनात्मक होगा तथा दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि दोनों आवेशों पर विपरीत आवेश हो, अर्थात यदि एक आवेश धनात्मक दूसरा आवेश ऋणात्मक हो, तब यह बल ऋणात्मक होगा, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहां तक आपको इस नियम को लिख कर आना है। ठीक है, यदि लॉन्ग में आए तो यहां तक लिख कर आना है, शॉर्ट में आए तो आप कूलाम का नियम लिखना है, और अगर यदि लॉन्ग आ जाए तो इसको वेक्टर रूप भी लिखकर जरूर आना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, और ये विकल्पों में भी आ जाता है। ठीक है, तो जरूर इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कुछ बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसको बहुत ही आसान सरल भाषा में लिखा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।